जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय का एज ए समाज सुधारक हम अध्ययन करने वाले हैं। राजा राम मोहन रॉय जो कि बड़े विद्वान पुरुष थे और साथ में उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ साथ विदेशी या अंग्रेजी संस्कृति का भी पूर्णतः क्या रखा, अध्ययन किया था। आपने देखा होगा कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इतनी भाषाओं के साथ साथ फारसी भाषा का भी गहन अध्ययन कर रखा था। राजा राम मोहन रॉय ने कुरान, ब्रह्म केनोपनिषद, ईशोपनिषद और भी कई भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी बड़ी गहनता के साथ अध्ययन किया था। तो उन्हें पता था कि कहाँ भारतीय समाज में किन परिस्थितियों में जो असामाजिक तत्व हैं या जो समय के अनुकूल नहीं चलने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनका किस प्रकार से प्रवेश हुआ और उनके इस प्रकार प्रवेश करने के कारण उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे समाज पर किस तरह से पड़ा। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये एक तरह का संक्रमण काल था और इस संक्रमण काल के दौरान भारतीय सभ्यता के रूढ़िवादी तत्वों और विदेशी सभ्यता के जो आधुनिक जो तत्व हैं उनके मध्य एक तरह की खींचतान या एक तरह का संघर्ष चल रहा था। और ये जो संघर्ष था इसका परिणाम ये था कि भारतीय समाज में दो वर्ग डिवाइड हो गए थे। दो वर्गों में भारतीय समाज विभाजित हो रहा था। विभाजित होने का कारण भारतीय जो समाज सुधारक हैं या भारतीय संस्कृति की जो पुरोधा हैं, एक तरफ तो वे खड़े थे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भी लाला, मतलब इस तरह के जो विचारक हैं वे सभी एक तरफ खड़े, और दूसरी तरफ राजा राम मोहन रॉय, गोपाल कृष्ण गोखले और ये महादेव प्रसाद, इस तरह के जो व्यक्ति खड़े हैं वे भारतीय संस्कृति के निरंतर एक समानांतर एक नई संस्कृति का उद्गार करना चाहते हैं या भारतीय संस्कृति को परिशोधित करना चाहते हैं कि जो बुराइयां इसमें कालांतर में या मुगल आक्रमणकारियों के कारण या सत्ता या सामाजिक व्यवस्था के संगठन के विखंडन के कारण जो कुरीतियाँ या जो मानसिकताएं ऐसी आ गई हैं उन मानसिकताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी ये उस विषय पर काम करना चाह रहे हैं। तो ये संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्धारण का या भारतीय संस्कृति के उसको क्या कहेंगे कि भारतीय संस्कृति का नवीनीकरण करना चाह रहे हैं। और नवीनीकरण करने का मतलब है आज यानी उस समय में जो संपूर्ण विश्व के साथ भारतीय संस्कृति कदम से कदम मिलाकर चल सके, ऐसे विचारों को उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि भारतीय संस्कृति कहीं से भी पिछड़ी हुई, पुरानी या अप्रचलित नहीं लगे। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग था जो मैंने बताया जो कि भारतीय संस्कृति को वेदों की संस्कृति के साथ जोड़कर चलना चाहता था। तो उसके कुछ विचार हो सकता है रूढ़िवादी थे, कुछ विचार प्राचीन परंपराओं पर आधारित थे। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ और मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये जो संघर्ष था, अब उस संघर्ष के कारण कुछ नई चीज़ें, कुछ नए तत्व भारतीय संस्कृति में शामिल हुए या कुछ ऐसे पुराने या अनुपयुक्त जो तत्व थे उनको हटाया गया या उनका संचालन रद्द कर दिया गया, उनको परिशोधित किया गया। पहले तो इसका क्या अर्थ होगा वो देखते हैं। भारतीय समाज में अर्थात कुछ ऐसे तत्व जोड़ना
जो कि संपूर्ण विश्व में प्रचलित थे, या ऐसे सिद्धांतों को हटाना ऐसे तत्वों का निराकरण करना जो कि अप्रचलित थे। इस प्रक्रिया को ही किसका नाम दिया गया हमारे द्वारा या राजा राम मोहन रॉय के द्वारा? समाज सुधार। तो आप जानते हैं कि समाज सुधार सीधा सीधा सा सुनने में तो बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन इसने समाज के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करने का काम किया। अब यहाँ पर जो समाज सुधार है, उस समाज सुधार के लिए जो तत्व उत्तरदायी थे, शिक्षा, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मानसिकता, रूढ़िवादिता आदि ऐसे तत्व थे जिनको दूर करना आवश्यक था और जिनको दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसीलिए इनको क्या कहा गया? राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति हैं जो ऐसे प्रयास बड़े व्यापक स्तर पर करना चाह रहे हैं। इस राजा राम मोहन द्वारा इस प्रकार के प्रयास प्रारंभ किए गए। प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रारंभ किए गए, एक ब्रॉड स्टेज पर। यानी भारतीय समाज से टकराने का काम, और दूसरा खुद में भी उन सिद्धांतों या विचारों के प्रति क्या जागरूक करनी है आपको? आस्था। ठीक है, प्रारंभ किए गए। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को भारतीय, चलो वाणी देते हैं इसको, भारतीय समाज सुधार के अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने पहली बार सार्वजनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की मांग की, और उन सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की जो मांग थी या जो परिवर्तन किया जाना था, जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के आधार पर जो परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को ही किसके नाम से जाना गया? समाज सुधार के नाम से जाना गया। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसे भारतीय समाज में सभी वर्गों पर सभी स्तर पर विरोध या संघर्ष का सामना करना पड़ा। विरोध या संघर्ष का सामना करना पड़ा था। घर, बाहर, मित्र, आस पड़ोस, नेशनल स्तर पर या किसी भी अन्य स्थितियों में। और खासकर किसका? मुख्यतः
परंपरावादी भारतीयों परंपरावादी भारतीयों का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। मैंने आपको बताया था कल भी, सरस्वती चंद्रिका नाम की एक पत्रिका छपती थी जिसमें राजा राम मोहन रॉय के विचारों का खुलकर विरोध किया जाता था। यानी जो भी बात राजा राम मोहन राय समाज सुधार के लिए प्रस्तुत करते थे उसको उस समाचार चंद्रिका नाम की जो पत्रिका थी, सरस्वती चंद्रिका नाम की जो पत्रिका थी, उसमें उनके जस्ट अपोजिट विचारों को लिखा जाता था और उनके आधार पर भारतीय जनमानस के विचारों को बदलने का प्रयास किया जाता था। आप समझिए कि ये वो व्यक्ति है जिसने किसी भी तरह के समाज सुधार को लाने से पूर्व समाज के प्रत्येक वर्ग की जो मुख्य धार्मिक पुस्तक थी या जो आस्था जिस पुस्तक में थी, उन सभी ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया और उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने सार निकाला कि किस समाज में या किन परिस्थितियों में इन संघर्षों या इन सामाजिक बुराइयों या असामाजिक तत्वों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं सिद्धांत नहीं है, विचार थे उनके आधार पर समाज सुधार या सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए विरोध क्यों करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि जिस व्यक्ति ने समाज सुधार की बात की है वो सबसे पहले देखेगा या उसको या तो उसने खुद ने झेला होगा या उसको किसी और के झेलने पर या किसी और के साथ ऐसी घटना या दुर्घटना होने पर आत्मग्लानि या किसी तरह का डिप्रेशन जैसी चीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको फील हुआ होगा कि इस व्यक्ति के साथ जो हुआ है वो गलत था, वह नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, खुद ने झेला है तब तो प्रतिकार ज़्यादा बड़े विस्तृत तौर पर हो सकता है, त्वरित प्रतिकार किया जा सकता है, इमीडिएट रिएक्शन आ सकता है वहाँ। लेकिन किसी और ने अगर किसी और को करते हुए देखेंगे, हम झेलते हुए देखेंगे तो शायद धीरे धीरे बदलाव आएगा। राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने पहले अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया। अध्ययन कार्य करते करते उन्होंने कई विदेश यात्राएं की, ब्रिटिश संस्कृति का समर्थन किया, ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते करते इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हैं वो, और पढ़ने के साथ साथ उस कल्चर को जिया भी है उन्होंने। पढ़ना ही मात्र जरूरी नहीं है या पढ़ाई मात्र करने से ही आपके विचारों में परिवर्तन आ जाए, ये जरूरी नहीं है। उस फील्ड उस संस्कृति के आप भक्त हो जाएं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कई विदेश यात्राएं की, विदेशी संस्कृति का गहन अध्ययन किया, उनके रहन सहन का विश्लेषण किया। उसके बाद ये तथ्य निकाला कि जो जितने भी ब्रिटिश राज्य हैं या जितने भी विदेशी राष्ट्र हैं, वे सभी राष्ट्र जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का निराकरण करने के बाद या उसका संगठन करने के बाद या उसको सुनियोजित रूप प्रदान करने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो पाए हैं। जबकि भारतीय संस्कृति जो प्राचीन काल में बहुत उच्च स्थान पर रही थी, वो संस्कृति आज पीछे है अपनी इन्हीं सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण या इस सामाजिक पिछड़ेपन के कारण भारतीयों या भारतीय संस्कृति को वो स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन कमजोरियों पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। पहला हमारा जो बिंदु है वो है जाति प्रथा और सामाजिक असमानता का विरोध।
अब देखें आप, भारतीय समाज में हालांकि प्राचीन काल से ही योग्यता आधारित विभाजन की बात की गई थी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीता या जैसे जैसे ये व्यवस्था प्राचीन होती गई वर्ण व्यवस्था की, तो वह किस में बदलती गई? जाति व्यवस्था में, जो कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब जाति व्यवस्था में बदल गई तो वहाँ पर योग्यता को स्थान न देकर आपके जन्म परिवार को महत्व दिया जाने लगा। आपने किस परिवार में जन्म लिया है ये महत्वपूर्ण हो गया, बजाय आप में क्या योग्यता पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जातिगत आधार पर आपको कोई भी चीज़ वंशानुगत आधार पर प्राप्त हो सकती है या वंशानुगत आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे जो उच्च वर्ण के व्यक्ति हैं उन्हें तो वंशानुगत व्यवस्था के आधार पर उच्च स्थान या अच्छी व्यवस्थाएं प्राप्त हुई ऐसा माना जाता है, और जो चौथे वर्ण या शूद्र वर्ण या निम्न वर्ण के जो लोग थे या दलित वर्ग के जो लोग थे उनके साथ उनकी योग्यताओं को न देखकर जन्म स्थान या जन्म परिवार के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। इस कारण भारतीय समाज का विभाजन हो गया। देखें आप, अब इन्होंने अध्ययन किया था सभी का, तो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप थी। ठीक है, इसके कारण भारतीय समाज वंशानुगत योग्यताओं या व्यवस्थाओं के कारण विभाजित हो गया था। अब आप इस शब्द को पकड़ के रखेंगे विभाजित हो गया था, तो आप बड़ी आसानी से बता सकेंगे कि वो विभाजन उचित था या अनुचित था। तो विभाजित हो गया। अब विभाजित होने के कारण अब क्या होगा? अलग अलग वर्ग डिवाइड होंगे। उस जाति व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके अंदर भी और डिवाइडेशन हो गए। सिखों में भी और डिवाइडेशन हो गए, ईसाइयों में और डिवाइडेशन है, मुस्लिम्स में भी और डिवाइडेशन है, शिया, सुन्नी, इस तरह का। और हिंदुओं में तो है ही मीणा, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सारे। इस तरह के डिवाइडेशन के कारण क्या हो गया? हमारा सामाजिक आधार पर डिवाइडेशन होने के कारण हमारे जो विरोध था या हमारे की जो एकता थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। और राजा राम मोहन रॉय इस सामाजिक विभाजन को भारत के पतन का कारण मानते थे। इसीलिए उनके मन मस्तिष्क में इस व्यवस्था के कारण उत्पन्न असमानता के प्रति रोष उत्पन्न हो गया, यानी गुस्से के भाव प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस सामाजिक व्यवस्था में ही परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब तक ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी तो फिर सभी जो व्यवस्थाएं हैं
या सभी जो सुधार हम करना चाहते हैं वे सभी सुधार निरर्थक साबित होंगे। इसके लिए इन्होंने सुझाव दिए। तो इन्होंने सुझाव देने का भी प्रयास किया कि समस्या बताई तो समस्या का क्या समाधान किया जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा जाति व्यवस्था के अंत के लिए अंतर जातीय विवाह किए जाने चाहिए। अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया गया, यानी समस्या बता दी और उस समस्या का समर्थन बता दिया। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंत के लिए अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको पता ही है कि विवाह को हमारे इम्पोर्टेंट मानते हैं। विवाह जो संस्कार है, हमारे यहाँ 16 संस्कार है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट संस्कारों में से एक आता है विवाह संस्कार। और जाति के जातिगत एक जाति आज भी दूसरी जाति में विवाह करने का समर्थन नहीं करती है। आज भी जाति को आधार माना जाता है विवाह संबंध करने के समय। तो आप सोचिए कि उस समय क्या रहा होगा। 1772 का जो समय उन्होंने देखा, 1772 में जब उनका जन्म हुआ से लेकर 1833 तक के समय के दौरान उन्होंने सारी बातें फील की कि सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की जड़ इस विवाह जैसी वस्तु में है। अगर यह विवाह अंतर जातीय विवाह के रूप में प्रचलित हो जाए तो शायद जो ये रोटी बेटी का जो संबंध है या ऊंच नीच को देखकर उसके साथ संबंध स्थापित करने की जो व्यवस्था है यह पूरी तरह से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जब जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो अन्य सामाजिक बुराइयों का भी प्रतिकार किया जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसा मानना था मिस्टर राजा राममोहन रॉय का। आगे चले, क्योंकि अंतर जातीय विवाह के आधार पर अंतर जातीय विवाह के द्वारा जातिगत असमानता या द्वेष, असमानता, द्वेष, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया जाना आसान था। क्योंकि उनका ये भी कहना था कि वेदों में या पुराणों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। प्राचीन भारत में जाति प्रथा नहीं थी। अर्थात सामाजिक संबंधों का आधार योग्यता थी। अब आप इसको देखें एक बार, ये जितनी भी बातें हैं आपके काम की चीज़ें हैं, आप समझ लें। मैं एक एग्जांपल और बता दूं आपको। जो धृतराष्ट्र, पांडु और ये जो फैमिलियां थी महाभारत काल में, जो कुरुवंश जो था
उसमें शांतनु ने एक मछुआरन लड़की के साथ विवाह किया था और उसके पुत्र ही आगे गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र फिर ये के पिताजी उस मछुआरन महिला से ही के कारण इनका वंश आगे चल रहा है। मतलब एक शासक के द्वारा मछुआरन से विवाह किया गया था। ठीक है, मछुआरन से विवाह किया तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कौन सी वर्ण व्यवस्था, कौन सी जाति व्यवस्था आ गई। शासक सर्वोच्च पद पर बैठा है, क्षत्रिय वर्ण का है, किस महिला से शादी कर रहा है, जो उस समय तात्कालिक समय की शूद्र महिला थी, या हम कह दें उस वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ग में जो आती थी मछुआरन, मछली पालन करने वाले व्यक्ति की पुत्री। ठीक है, उस महिला के साथ शांतनु का विवाह हुआ। महाभारत काल में ही आगे जब भीम की शादी हुई, हिडिंबा एक राक्षसी थी, और मुझे लगता है कि राक्षसी किसी भी उच्च वर्ण में नहीं आती है। उस राक्षसी महिला के साथ उसने क्या किया, विवाह किया। आज आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उच्च वर्ग के व्यक्ति ने निम्न वर्ग के महिला, या उच्च वर्ग की महिला ने निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह किया। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो आपने साइकोलॉजी में कभी थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, या कहीं आपने ये विषय उठाया होगा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते हैं। और वो विवाह होते थे तभी तो उनका वर्णन है। और वो अनुलोम प्रतिलोम विवाह एक वर्ण के द्वारा उच्च वर्ण की महिला या उच्च वर्ण के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह करने के कारण जो विवाह होते हैं वो अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के अंतर्गत आते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब ये व्यवस्था हमारे वर्णों में 16 संस्कारों के समय विवाह के जो प्रकार हैं, उन विवाह के प्रकारों में अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बारे में भी बताया जाता है। इस तरह का सिस्टम है वहाँ। तो वहाँ पर इस तरह के विवाह हो रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। गंधर्व विवाह जो हम देखते हैं सोशियोलॉजी में या विवाह के प्रकारों में, वो आधुनिक समय की लव मैरिज के जैसा ही विवाह था। तो जब वो हो रहा है तो वहाँ पर उस समय वर्ण व्यवस्था का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। यानी वर्ण व्यवस्था इतनी संकुचित नहीं थी, इतनी प्रतिबद्ध नहीं, इतनी सामाजिक रूप से बंदिशें नहीं थी, या किसी दायरे में उसको सीमित नहीं किया गया था कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह नहीं कर सकता। उनकी योग्यताएं उस वर्ण के अनुकूल होनी चाहिए थी। जातिगत व्यवस्था के आधार पर ऐसी कोई व्यवस्था उस समय में नहीं थी। तो आप इसी कारण राजा राम मोहन रॉय ने प्राचीन भारत या ये जो ग्रंथ हैं या प्राचीन भारतीय जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके आधार पर इस तरह की व्यवस्था का पालन किया कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, इसकी बजाय अंतरजातीय विवाहों को प्रारंभ किया जाना चाहिए। आज भी आधुनिक समय में अंतर्राज्यीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। तो आप देखें, अच्छे से इसको देख लें एक बार, आपके काम की चीज़ है। उत्तर ऐसा इसी भाषा में लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नंबर लिखने के ही आते हैं, किसी भी तरह से अच्छा लिखें। देख लें इसको, फिर आगे चलते हैं। दूसरा देखें, इस अर्थ को ध्यान रखें। समाज सुधार से हमारा मतलब क्या होता है, क्योंकि जो उस समय जो चीज़ें नहीं थी या प्रचलित थी या जिनकी मांग की गई थी, हो सकता है वो आज हमको नहीं चाहिए, या हो सकता है उनमें आज फिर परिवर्तन की आवश्यकता आ गई हो। इसलिए समाज सुधार भी निरंतर चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। दूसरा देखिए, सती प्रथा का क्या किया उन्होंने, विरोध किया।
सती प्रथा का विरोध। तो कारण देखिए आप, राजा राम मोहन रॉय के अनुसार सामाजिक असमानता ने सामाजिक भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता को जन्म दे दिया। उससे पहले ये बीमारियां भारतीय समाज में दिखाई नहीं देती थी। इनके कारण ही आगे चलकर ये रूढ़िवादिता कुरीतियों में बदल गई। या इस रूढ़िवादिता ने कई कुरीतियों को जन्म दे दिया। देखो, मुगल काल के आगमन से पूर्व भारत में पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा दिखाई देता है। कब आई पर्दा प्रथा? जब मुगल काल में मुगल किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर उसका हरण कर लेते थे और इस कारण भारतीय समाज उसकी या उसके परिवार के लोग उसकी रक्षा नहीं कर पाते थे। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए महिलाओं के द्वारा घूंघट प्रथा का प्रारंभ किया गया या समाज में घूंघट प्रथा का प्रचलन हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि मुगलों के जाने के बाद या उस परिस्थिति में परिवर्तन आने के बाद भी यह प्रथा भारतीय समाज से गायब नहीं हुई। इसी तरह एक प्रथा का और प्रचलन रहा, वो थी सती प्रथा। सती प्रथा में भी इसी तरह का विचार किया गया। भारतीय समाज में मुगलों के आने से पूर्व घूंघट की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, प्रचलन नहीं था ऐसा। अब लेकिन मुगल काल के बाद भी यह पर्दा प्रथा प्रचलन में रह गई थी। समझ रहे हैं ना? अब आपको पता है कि और भी कई समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में एक तो पर्दा प्रथा और एक सती प्रथा, दो मेन समस्याएं थी। बाल विवाह भी है, बहु विवाह भी है, विधवा विवाह का समर्थन नहीं करना भी एक समस्या ही थी। तो ये सारी समस्याएं हमारे वहाँ उस समय प्रचलन में थी। मुगल काल के बाद भी पर्दा प्रथा प्रचलन में रही। इसी तरह जो दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रथा है वो थी सती प्रथा। आपको पता है सती प्रथा, आप सभी जानते हैं सती प्रथा में क्या होता है, यदि किसी महिला का पति उस महिला से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला को भी उसके पति के साथ जला दिया जाता था। अपने देवराड़ा में लास्ट सती कांड हुआ था जिसके केस चल रहे थे, उसको रोका गया, प्रतिबंध किया गया
होने नहीं दिया गया, मतलब तो नहीं होने दिया तो उसका बहुत बड़ा बवाल हुआ था उसका। 1987-86 की बात है, ठीक है। तो उस समय आप देखिए कि इस आधुनिक समय में भी हालांकि ऐसा कहा जाता है या उसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि उस महिला की खुद की इच्छा है, आप कैसे रोक सकते हैं। यदि कोई महिला अपने पति के साथ मरना चाह रही है या सती होना चाह रही है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। ये एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है उन लोगों के द्वारा जो सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में सती प्रथा में उस महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे सती किया जाता था। और मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो देखें आप। इसी तरह सती प्रथा भी एक भयंकर सामाजिक कुरीति थी। इसके बारे में कहा जाता है कि राजा राममोहन रॉय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी को (1811) में जबरन सती किया जा रहा था। इस बात का राजा राममोहन राय ने जबरदस्त विरोध किया। इस बात के कारण उनके मन पर इस व्यवस्था के विरोध में गहरा या घना गहन विरोध उत्पन्न हुआ। तो उस विरोध के कारण जब 1811 में आप देखिए राजा राममोहन राय की उम्र थी 28-32 साल के व्यक्ति थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उनका इतना प्रभाव नहीं था या इस तरह की उनकी मानसिकता नहीं थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी भाभी को जबरन सती किया जा रहा है और वह चीख रही है, चिल्ला रही है, इस बात का विरोध कर रही है, लेकिन उन लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो एकदम निष्ठुर हो रहे हैं। निष्ठुर होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, उस महिला को जो अपने पति के साथ जलना नहीं चाहती, सती नहीं होना चाहती, उसको जबरन सती किया गया। और उस दृश्य को देखते हुए राजा राममोहन राय के मन में इस प्रथा के लिए जबरदस्त विरोध पैदा हुआ। आपको पता है कि उस समय ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ कि दिवराड़ा सती कांड जो है वो 1987 में भी इतना विरोध हो रहा है, उसका जबरदस्त प्रशासन पंगु हो रहा है, प्रशासन को बहुत जोर आ रहा है उस सती को रोकने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो आप सोचिए उस जमाने में इस प्रथा के प्रति लोगों में कितनी आस्था, कितना आग्रह रहा होगा। तो लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध भी किया होगा कि इस प्रथा को जारी रखा जाए। और दूसरी तरफ राजा राममोहन राय थे जिन्होंने कहा नहीं, इस प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने क्या देखा कि चाहे कितनी ही छोटी उम्र की बालिका हो, उसे भी क्या कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, एक मूवी है प्रेम रोग, आप देखिएगा, मृत्यु दंड है, प्रेम रोग है, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। लेकिन उस प्रेम रोग मूवी में क्या किया जाता है, उस महिला कैरेक्टर के यानी पद्मिनी कोल्हापुरी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो पुरुष पात्र उसमें होता है।
अब उसको क्या किया जाना है, गंजा कर देते थे। यानी सती प्रथा तो समाप्त हुई, लेकिन उसके अनुपात में या उसके विकल्प के तौर पर नई नई परंपराएं हमारे समाज में ऐड होती गई, ये दिखाने के लिए कि ये महिला विधवा है या इस महिला के साथ आपको अपने आचरण को संतुलित करना होगा, क्योंकि ये महिला विधवा, उसको गंजी करने का प्रयास किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो वह बहुत विरोध करती है, बहुत विरोध करती है, उसके घर वालों के द्वारा विरोध किया जाता है। फिर उसके जो दादा होते हैं वह उसको बाल कटवाने से मना कर देते हैं, यानी वहाँ पर परिवर्तन शुरू हुआ। यानी बाल जो उतार दिए जाते थे, महिला को गंजी कर दिया जाता था उसकी पति की मृत्यु के बाद। सभी समाजों में नहीं, लेकिन भारतीय समाज में ये व्यवस्था प्रचलित थी। तो ऐसी व्यवस्थाओं को दूर करने का नाम ही क्या है, समाज सुधार। तो सती प्रथा वहाँ पर उस समय बड़े प्रभावशाली थी या बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रही थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सती प्रथा का ही जबरदस्त विरोध करना प्रारंभ किया। तो इस घटना, चाहे कितनी छोटी उम्र की ब्याता महिला हो, उसे भी क्या कर दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। इस व्यवस्था का ही विरोध नहीं किया, अपितु उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, का भी विरोध किया। जो कि आवश्यक था, और उसके साथ साथ, अब आपको पता है ना, समस्या के साथ उसका समाधान अगर आप प्रस्तुत करेंगे, कोई भी समस्या हो, अगर आपके पास उसका समाधान है तो ही लोग आपको सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप समस्याएं गिनाते रहें, समस्याएं गिनाते रहें, समाधान के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं हो। आपके पास जब तक समाधान नहीं होगा तो आपको लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी समस्या के बारे में आप बोल रहे हैं तो आपके पास उसके बारे में समाधान भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही था कि जब विधवा विवाह बंद हो, सती प्रथा नहीं होगी, बाल विवाह नहीं होंगे, बहु विवाह नहीं होंगे, तो जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं या जिनके पति की डेथ हो जाती है जल्दी ही, मान लो ज़्यादा उम्र में हो रही है तो विधवा भी रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटी उम्र में अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो फिर उन महिलाओं का समाज में क्या स्थान रहेगा, इसके लिए उन्होंने समाधान भी प्रस्तुत किया। ठीक है, विरोध किया था। साथ ही सती प्रथा से उत्पन्न, जैसे पहले में क्या समाधान बताया, जाति प्रथा के लिए अंतर जातीय विवाह किए जाएंगे। सती प्रथा से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए विधवा विवाह का समर्थन किया। किसका समर्थन किया उन्होंने? विधवा विवाह का। विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी समस्या जो थी उसका हल भी उनके पास था। इसी कारण तो समाज सुधार के उनकी जो नीतियां थी वह ज़्यादा प्रभावी थी। ठीक है, सती प्रथा का वैधानिक समापन 1829 में किया गया था। 1829 में। में
विलियम बेंटिंग के द्वारा। और नियम पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नियम। तो इस नियम को याद कर लें, नियम 17 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो एक बार वापस देख लें आप फटाफट। सामाजिक असमानता ने किन कुरीतियों को जन्म दिया? सामाजिक भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता। और रूढ़िवादिता के कारण आगे कई कुरीतियां भी भारतीय संस्कृति या समाज में शामिल हो रही हैं। जैसे उनमें से एक थी पर्दा प्रथा, या जिसको हम कहते हैं घूंघट। इसका दूसरा नाम क्या था? पर्दा प्रथा। ठीक है, उससे पहले कोई उल्लेख नहीं है कि उससे पहले हमारे यहाँ सम्मान, हम कहते हैं नजरों में होना चाहिए। आदर सत्कार आंखों से प्रदर्शित होता है, वस्त्रों से नहीं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और उससे पहले किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है पर्दा प्रथा का। लेकिन मुगलों के बाद भी ये पर्दा प्रथा क्या रही? एक कुरीति के रूप में भारतीय समाज में बढ़ती रही, या भारतीय समाज को इसने प्रभावित किया। इसी तरह दूसरी एक प्रथा और थी, सती प्रथा, जो कि उस समय सबसे गर्म या सबसे ज़्यादा अत्याचार, अपमानजनक, अत्याचारी या सामाजिक कुरीति का जबरदस्त उदाहरण थी। तो उसका कारण क्या था कि उनके भैया जगमोहन की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद उनकी जो भाभी थी, ठीक है, उनकी पत्नी यानी राजा राम मोहन रॉय की भाभी को जबरन क्या किया जा रहा गया? सती किया जा रहा था। और सती किया गया तो उनके मन पर इस बात से क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनको रोते चिल्लाते हुए अपने आप को बचाने के लिए छटपटाने की जो स्थिति थी, वो जो दृश्य था आंखों के सामने दिखाई दे रहा था, उस आंखों देखी घटना ने उनके मन मस्तिष्क पर इस व्यवस्था के विरोध का, इस व्यवस्था के विरोध का गहन विरोध, इस व्यवस्था का गहन विरोध उत्पन्न कर दिया। ठीक है, उनका, क्योंकि उन्होंने देखा है चाहे छोटी उम्र की महिला हो चाहे बहुत बड़ी महिला हो, बड़ी महिला की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी उम्र की जो महिला होती थी उसकी जब मृत्यु हो रही है, छोटी उम्र की महिला के पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कोमलांगना महिला को भी जला दिया जाता था। ठीक है, तो राजा राम ने इस व्यवस्था का विरोध किया, और इस व्यवस्था के अलावा उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह का भी क्या किया? विरोध किया। अब जो सती प्रथा के समाप्त होने से, सती प्रथा की समाप्ति से उत्पन्न सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी समस्या को समस्या नहीं मानकर उसका समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी का परिणाम था कि सती प्रथा को पूर्णतः 1829 में समाप्त कर दिया गया कानूनी रूप से। और इसी के साथ हमारी दूसरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका भी क्या हो गया? समाधान हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। जो हमारी जो तीसरी बात थी वो थी स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक। देखो, इसको इसी तरह से आप करेंगे तो आपके दिमाग में वो कहानी बैठती जाएगी, कहानी बैठेगी तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको मूवी भी देखकर ही याद होती है। मूवी आपको अगर पढ़ने को दे दी जाए तो आपको नींद आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। और अगर आपको आपके दिमाग में अगर उसकी स्टोरी, क्योंकि डायरेक्टर के दिमाग में चलती है वो मूवी, ये ध्यान रखें आप। कोई भी डायरेक्टर जब मूवी बनाता है तो कागज़ों में जब उतर कर आती है तो उसके बाद वो उसके माइंड में उन सीन को क्रिएट कर लेता है, और क्रिएट करने के कारण ही उसे हर चीज़ क्या रहती है? याद रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आपको भी हर चीज़ क्या रहे? याद रहे। याद रहेगी तब जब आप क्या करेंगे? उसका चित्र बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो बिंदु था वो है स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक।
क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में समाज में सबसे निम्नतम स्थिति पर जाति व्यवस्था के बाद स्त्रियों की मानसिकता या स्त्रियों की स्थिति क्या थी या गरिमा क्या थी? खराब थी। ठीक है, देखें आप, भारतीय समाज में, या इसको और अच्छा लिख सकते हैं हम, तात्कालिक भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, के कारण अत्यंत शोचनीय था। यानी अत्यंत गिरी हुई स्थिति थी महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं आपको दिखे। तात्कालिक भारतीय समाज में महिलाओं का या महिलाओं की स्थिति बाल विवाह, बहु विवाह एवं सती प्रथा के कारण शोचनीय थी। लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ने वाला है आपके उत्तरों में, के कारण अत्यंत शोचनीय थी, यानी गिरी हुई स्थिति थी। अब आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को ही इज्जत का आधार माना जाता है। कोई लड़का कैसा भी निकल जाए तो शायद इतनी परवाह नहीं करते हैं। कोई लड़की अगर कोई गलत काम कर देती है तो उसको भारतीय समाज में आज भी बहुत घृणास्पद नज़रों से देखा जाता है। तो ये उस समय तो इतनी सारी कुरीतियाँ थी। आज भी गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वही सोच काम कर रही है। या लैंगिक असमानता को लेकर भी आज भारतीय समाज में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए। तो तात्कालिक समय में तो परिस्थितियाँ और भी कठिन थी, कठोर थी, विरोधी थी। तो महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा शोचनीय थी, निम्नतम स्तर पर उनको रखा जाता था। महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की जाती थी, महिलाओं को निरक्षर रखा जाता था। समस्या वही है कि बाहर जाएंगी, किसी पर पुरुष की नज़र पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। महिलाओं को निरक्षर रखा जाता था। और अगर शिक्षित भी उच्च परिवार की अगर महिलाओं को शिक्षा भी दी जाती थी तो उन्हें पढ़ाने वाले घर पर ही आते थे। ठीक है, उन्हें संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसीलिए महिलाएं आज भी संपत्ति का लालच नहीं करती हैं। वे अपने हस्बैंड या पिताजी के माध्यम से अपने पैसे बचा लेंगी और दूसरों के पैसे खर्च करवाने में विश्वास रखती हैं, क्योंकि लालच नहीं है, आ जाएगी कहीं ना कहीं से, काम हो जाएगा अपना काम। तो उन्हें संपत्ति का राइट नहीं था। ये अभी मिला है हमारी महिलाओं को भी, संपत्ति में बराबर का अधिकार अभी मिला है। कुछ अभी डिसीजन हुआ है, आपको पता है कुछ दिनों पहले कि 2004 या 2005 के बाद जितनी भी महिलाएं हैं
आफ्टर मैरिज उनको अपने पीहर में संपत्ति में बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अधिकार आज तो बड़े नहीं लग रहे हैं, आज महिलाओं को निरक्षर नहीं रखा जा रहा है, लेकिन आज भी उन्हें अपने मन माफिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी जाती। पास कोर्स उनको कहा जाता है बेटी टीचर बन जा, या कोई सिलाई उलाई का काम कर ले, या कुछ और कार्य कर ले, या कुछ और कार्य कर ले। अगर वो कहती है मैं तो सेना में जाऊंगी, फाइटर प्लेन उड़ाऊंगी, तो देख कर लगता है क्या करेगी, तेरे बस की नहीं है। मैं रेल चलाऊंगी तो भी उनको लगता है अरे क्या करेगी, साइड में जा। महिला वैज्ञानिकों की कमी है, उतनी नहीं है जितनी हो सकती है। एक अनुपात में पुरुषों की तुलना में महिला वैज्ञानिकों की संख्या भी क्या है, कम। तो जब आज ही ऐसी परिस्थितियां हैं तो सोचिए आप उस जमाने में कैसी परिस्थितियां रही होंगी। ठीक है, तो ये जो समस्याएं थी, अब इनका आधार क्या माना गया, उस समय मान्यता थी राजा राममोहन राय की नहीं, सामाजिक मान्यता थी कि महिलाएं पढ़कर अनियंत्रित हो जाएंगी, महिलाएं पढ़कर अनियंत्रित हो जाएंगी। वही मनुस्मृति वाला बात, लेकिन वहाँ वो किसी शिक्षा के आधार पर नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है कि महिलाओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर उसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो वह अनियंत्रित हो जाएगी। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महिलाएं पढ़ने के बाद अनियंत्रित हो जाएंगे। महिलाओं में बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं कम होती हैं। महिलाओं में बौद्धिक व मानसिक क्षमताएं कम होती हैं। ऐसा भी माना जाता था। अब वो झांसी की रानी को भूल जाते हैं, वो इंदिरा गांधी को भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के बारे में, मैक्सिमम लोगों की धारणा के बारे में बात करें। किसी ना अपवाद स्वरूप महिलाओं की या किसी व्यक्ति की धारणा की बात नहीं करें। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक धारणाएं थी, उनमें इसी प्रकार का मानसिक संतुलन या मानसिक असंतुलन था। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, इसी कारण राजा राम मोहन रॉय महिलाओं की या महिलाओं के अधिकारों की मांग करते थे। वे स्त्री व पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानते थे। दोनों को समान मानते थे एवं दोनों के लिए समान अधिकारों की मांग करते थे। समान अधिकारों की मांग करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति वो नहीं है कि पुरुष होते हुए भी पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं थे राजा राम मोहन रॉय। वे पुरुष होते हुए भी स्त्रियों के अधिकारों के, उनकी मानसिकता को डेवलप करने की बात करते थे। वे महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता एवं शिक्षा प्रदान किए जाने का समर्थन करते थे। एवं शिक्षा
प्रदान किए जाने का समर्थन करते थे। ठीक है, ये चीज़ें अगर महिलाओं को उपलब्ध हो जाएंगी, शिक्षा मिल जाएगी, शिक्षा मिलने से उसकी बौद्धिक क्षमताओं का भी पता लगेगा, कोई कमी बेसी रह जाती है तो वो उसको और इम्प्रूव कर सकेंगे। लेकिन आप उनको शिक्षा देंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो शिक्षित हो ही नहीं सकती या उनमें बौद्धिक क्षमताएं हैं ही नहीं। महिलाओं ने ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में रहते हुए अपने कार्य को समायोजित या इस तरह से पूर्ण करने का प्रयास किया है कि वह काम सर्वोच्च रूप से लाभ प्राप्त कर सके या अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। लालन पालन हो, पशुपालन हो, चाहे खेती में सहयोग हो, शहरी स्थिति में अपने आप को समायोजित करने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट करती हैं कि भारतीय नारियां भी किसी प्रकार से कम नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, गार्गी, लीलावती, मैत्रेयी, गार्गी, मैत्रेयी, लीलावती जैसी विदुषी महिलाओं का उदाहरण। ये सब महिलाएं हैं प्राचीन काल की विदुषी महिलाएं, और इनका उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति लिंग के आधार पर सक्षम या असक्षम निर्धारित नहीं किया जा सकता। किसी भी लिंग के व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। अब ऐसे विचारों के कारण उन्होंने ऐसा कहा नहीं, इसके लिए उन्होंने अप्लाई भी किया, अपने आप को इन महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ा रखा, उनके लिए हमेशा वो तत्पर रहे। राजा राम मोहन राय रॉय के इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण, इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण स्त्री स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुरोधा कहा गया या फिर जागृति का सूत्रधार कहा गया। क्रांतिकारी महिला विचारों के कारण विचारों के आधार पर महिला स्वतंत्रता का सूत्रधार या महिला अधिकारों की जागृति का सूत्रधार कहा। अभी अगर मैं एक महिला का नाम दूंगा तो आप समझ जाएंगे। कंगना का नाम तो आप सबको पता है ही, और कंगना ने वो सारे काम किए हैं जो पुरुष भी नहीं कर पा रहे हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की ये तो पता नहीं है, लेकिन उसकी आत्महत्या में, अगर आत्महत्या है तो उस आत्महत्या में भी किसी न किसी तरह से उन लोगों का हाथ है जिन्होंने उससे फ़ायदा लिया और बाद में उसको तनाव की स्थिति में क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो ये हमारा तीसरा बिंदु हुआ, वो स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे और बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। महिलाओं को देखो आप, अब आगे चले। महिलाओं की स्थिति किसके कारण बिगड़ी? जब आपने बाल विवाह कर दिया, बहु विवाह हो गया, सती प्रथा का वो सामना कर रही हैं।
तो वो अपने अधिकारों के प्रति किस तरह से जागरूक होंगी। उन्हें छोटी उम्र में ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तो वो तो बाल बच्चे पालेंगी, बच्चों को पालने पोषने में उनका काम रहेगा। वो अपने मानसिक स्तर को विकसित कैसे कर पाएंगी, और मानसिक स्तर को अगर विकसित कर लिया तो उसका परिणाम क्या देंगी वो, ऐसा मानते राजा राम मोहन राय। मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं आप मेरे पीछे पड़ जाएं। बहु विवाह हो गया तो महिलाओं की स्थिति वही दीनता, उसको लगता है आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री है, फिर दूसरी आए, फिर तीसरी भी आ जाए। किसी धर्म विशेष में तो 4-4 विवाह करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो उस एक महिला को अपने बारे में किसी तरह की डिप्रेशन जैसी स्थिति आ सकती है, या हीनता या दीनता की स्थिति का वो सामना कर सकती है। सती प्रथा तो आपको पता है कि पति के जीवन तक ही महिला का जीवन हो, ऐसा हो सकता है क्या? पति की आयु और महिला की आज भी वर्तमान में भी आप देखेंगे महिलाओं की औसत आयु पुरुष की औसत आयु की तुलना में कई वर्ष ज़्यादा है। तो आप कैसे ज़बरदस्ती किसी महिला के प्राण ले सकते हैं कि उसका पति जीवित नहीं है, या उसके पति की अनुपस्थिति में वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला नहीं पाएगी। आधार क्या है? या तो दोनों तरह के आधार माने जा रहे हैं। एक तो पुरुषवादी सोच है कि पुरुष है तब भी महिला का अस्तित्व अन्यथा नहीं है। दूसरी ये सोच है कि उस विधवा महिला के कारण समाज की व्यवस्थाओं को या व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, तो उस समाज में अव्यवस्था आ सकती है, ऐसा मान रहे वो। इस कारण उनको कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने उस स्त्री को जलाने का प्रयास किया पहले से। अब महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की जाती थी, तो आप देखिए महिलाओं को निरक्षर रखा जाता था। उनका काम कितना था? मात्र परिवार का पालन पोषण करना। उन्हें संपत्ति में भी अधिकार प्राप्त नहीं था, जो कि वर्तमान में प्राप्त हुआ है अब जाकर। और विवाहित महिला को तो बिल्कुल भी अधिकार प्राप्त नहीं है। स्त्री धन मिलता है, दहेज के रूप में मिलता था, अब उस पर रोक लग गई तो और भी स्थिति खराब हुई। कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग जो भी कानून में परिवर्तन हुआ उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि अब तो पुरुष और भी गर्भ में ही महिलाओं को या कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि स्त्री को संपत्ति में बराबर का हकदार माना गया। तो उस समय का आधार क्या था कि महिलाएं पढ़ेंगी तो अनियंत्रित हो जाएंगी, और महिलाओं की उसका कारण क्या है? अधिकार नहीं देने का, अनियंत्रित हो जाएंगी। और अनियंत्रित क्यों हो जाएंगी? क्योंकि उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं क्या हैं? कम हैं, कम होती हैं। वह किसी तरह की बौद्धिक क्षमताओं का आज भी धारणा चलती है, समाज में कहा जाता है कि महिलाएं बहुत दयालु होती हैं, कारुणिक होती हैं, ठीक है। इसके कारण उन पर क्या पड़ जाता है? कोई कठोर डिसीजन नहीं ले पाती है या प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेती है, भावनाओं में बह जाती है। जरा सी किसी ने तारीफ कर दी या कोई रोने लग गया या किसी ने अपना दुख बता दिया तो वो तुरंत भावनाओं में क्या होती है? बह जाती है। लेकिन राजा राम मोहन राय ऐसा नहीं मानते थे। वे महिलाओं के अधिकारों की निरंतर मांग करते थे। उनका मानना था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या हैं? समान हैं। प्रकृति ने उनको कैसा बनाया है? एक समान बनाया। प्रकृति के आधार पर किसी तरह का या लैंगिक आधार पर क्षमताओं में कोई भेदभाव नहीं है कि लिंग स्त्रीलिंग इस तरह कमज़ोर है और जो पुल्लिंग है वो सारे विद्वान हैं, सारे सक्षम हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। महिलाओं को भी अधिकार दिए जाने चाहिए, इसलिए वो दोनों के लिए समान अधिकारों की मांग करते थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वे कहते थे कि स्त्री भी स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा की उतनी अधिकारनी है जितना कि कोई पुरुष स्वतंत्रता का अधिकारी है। इसलिए वो महिलाओं को पढ़ाने का समर्थन करते थे। उन्होंने उदाहरण दिए किसके? गार्गी, मैत्रेयी और लीलावती। ये सब प्राचीन काल की विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ किए हैं, और शास्त्रार्थ में पुरुष विद्वानों को या ऋषियों को या संतों को पराजित किया है। अपने विचारों के कारण ही इन्हें समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता। जो महिला जितनी क्रांतिकारी विचार रखती है या समाज की समस्याओं पर जितनी गहरी चोट करती है, समाज उसको उतनी ही जल्दी क्या कर देता है? साइड करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसीलिए राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया? महिला स्वतंत्रता या महिला जागरूकता, ऐसा भी कर सकते हैं। महिला स्वतंत्रता अधिकारों की जागृति का सूत्रधार या महिला जागरूकता का सूत्रधार कहा गया। ये इनका महत्वपूर्ण रोल रहा भारतीय महिलाओं की स्थिति को और भी मजबूत करने में। यानी इनकी तरफ से किसी तरह की कोई कमी या आशंका नहीं रही, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम।
आगे हमारा अगला बिंदु है कि रूढ़िवादिता या संकीर्णता का विरोध। देखिए आप जितने आराम से पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में उतनी कहानी बनाते चलिए। मैंने आपको फर्स्ट रोल सभी के बताए हैं। अब आप यहाँ पर अगर मनुस्मृति का उदाहरण देंगे तो वो भी अच्छा बैठेगा कि मनु ने भी प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहा था, लेकिन उसी समय में ये महिलाएं जो हैं विदुषी महिलाएं, गार्गी, मैत्रेयी, लोकमुद्रा, वो क्या कहते हैं उनको, अनुसूया, सती अनुसूया का भी नाम आता है। तो सती अनुसूया भी विदुषी महिलाओं में विद्वान महिला थी। कैकई को देखिए आप, कैकई ने बराबर युद्ध में राजा दशरथ का सहयोग किया, उनका साथ दिया। उसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें 2 वरदान मांगने का राइट दिया राजा दशरथ के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारी संस्कृतियों में बाहरी आक्रमण होने या बाहरी आक्रमणकर्ताओं के आने के कारण क्या हो गया, थोड़ी सी कुरीतियाँ, थोड़ी सी असामाजिकता प्रवेश कर गई। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे समाज का उसके आधार पर पिछड़ा हुआ घोषित कर दें। रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों या संकीर्णता का विरोध। अब आप देख सकते हैं कि पहले तो आप इन शब्दों का अर्थ देखिए, रूढ़िवादिता क्या होती है, संकीर्णता क्या होती है। ठीक है, रूढ़िवादिता से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी कोई कुरीति जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में प्रवेश कर गई है, जड़ता भी जिसको कह सकते हैं, और हमने उसके वैज्ञानिक या सामाजिक परिप्रेक्ष्य को न देखते हुए बस परंपराओं के नाम पर उसका पालन करना अगर जारी रखा है तो वह क्या कहलाएगी, रूढ़िवादिता। हमें ये पता ही नहीं कि पर्दा प्रथा का प्रारंभ क्यों किया गया था, पर्दा प्रथा वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है, लेकिन बस किसी की सासू ने पर्दा किया था तो अब वो सासू भी बहू को कह रही है, बहू भी आने वाली बहू को क्या कहेगी कि तुझे क्या करना है, पर्दा रखना है, तुझे भी बाहर नहीं जाना है, तुझे भी घर में ही पढ़ाई करनी है, तू भी महिला है, तुझे वेद पढ़ने की छूट नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के कारण जो विचार बनते हैं उनको क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता। और लैंगिक आधार पर जो विवाद हम असमानता करते हैं वो हमारी संकीर्णता की सोच। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को स्थान न देकर पुरुषों को ही ज़्यादा स्थान देना या ज़्यादा महत्व देना हमारी संकीर्ण सोच का उदाहरण है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि विद्वान जो पैसे वाले लोग हैं उनकी पुत्रियों को तो पढ़ने दिया जाता है, चाहे घर पर पढ़ें चाहे कहीं और पढ़ें, लेकिन जो गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको ऐसा नहीं किया जाता। तो वो भी संकीर्ण सोच है। कैटरीना कैफ को क्या किसी ने देखा है क्या बुरके में, कभी बुरका पहना है क्या उसने साधारण समाज में या वैसे? और किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य महिला को आप देख सकते हैं कि उसे बुरका पहनने पर पाबंद किया जाता है, या किसी रईस परिवार की बेटी को आप देखते हैं घूंघट में? नहीं देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर वो संकीर्णता आ जाती है। अगर कानून है तो समाज, किसी भी समाज या वर्ग के निम्न व्यक्ति पर भी लागू हो और उच्च वर्ग के व्यक्ति पर भी लागू हो तब तो मान्य है, समझ में आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उच्च वर्ग के ऊपर किसी तरह का धार्मिक विरोध या असमानता या किसी कुरीति या रूढ़ि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखें आप इसमें, अब रूढ़िवादिता धार्मिक, उस समय धार्मिक अंधविश्वास ज़्यादा थे। धार्मिक अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज में रूढ़िवादिता का दूसरा अर्थ आप भी क्या याद रखें, जड़ता। भारतीय समाज रूढ़िवादिता से ग्रसित हो गया।
से ग्रसित हो गया। यानी यहाँ पर नए नए विचारों का स्वागत करने की बजाय पुराने विचारों को ही कठोरता से क्या कर लिया गया, जकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया। अर्थात किसी नए विचार का स्वागत करने की बजाय, किसी नए विचार का समर्थन करने की बजाय किसी परंपरा से चिपके रहना, किसी परंपरा से चिपके रहना, जो कि उस तात्कालिक समय में या आधुनिक समय, जो कि आधुनिक समय में अप्रचलित थी। जैसे महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ, महिलाओं को धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ने देना, पढ़ने देना। हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं या लड़कियां नहीं जा सकती थी कुछ समय पहले, अब तो जाती हैं। विदेश यात्रा को भी, विदेश यात्रा को अधार्मिक माना जाता था। अधार्मिक माना जाता था। ठीक है, आपने घटनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूंगा, आपको याद रहेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में एक हीरो हैं मनोज कुमार, उनका नाम था। मनोज कुमार जब अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए विदेश, तो उन्होंने खुद ने प्लेन में बैठने से पहले क्या किया, एक यज्ञ किया, हवन किया। उसके बाद ही वो किस में बैठ पाए, प्लेन में बैठकर विदेश यात्रा करने के गए थे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिकता ऐसी हो सकता है उनको धार्मिक विश्वास ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन एकमात्र क्या यज्ञ कर लेने मात्र से उनकी विदेश यात्रा का जो प्रभाव था या जो दुष्प्रभाव जो समझ रहे थे वो क्या वो समाप्त हो सकता था क्या? तो इस तरह की जो रूढ़िवादिता है या संकीर्णता है, ऐसे विचारों ने भी भारतीय समाज को तात्कालिक समय में पिछड़ने के लिए तैयार कर दिया था। और मिस्टर राजा राम मोहन राय इन्हीं विचारों का क्या करते थे, विरोध, क्योंकि उनका मानना था, देखें आप, राजा राम मोहन राय का मानना था कि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन रूढ़ियों का और अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसी आधार पर, इसी तर्क के आधार पर उन्होंने इन अंधविश्वासों का विखंडन करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये अंधविश्वास भारतीय समाज से क्या हो गए, दूर हो गए या दूर करने की कोशिश सफल रही। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इन अंधविश्वासों को नहीं छोड़ेगा, और इसी के परिणाम शुरू कर दिया, कोई भी नहीं छोड़ेगा। बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत का काम था जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ किया गया था।
और उन्होंने इसी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय समाज के द्वारा रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अब विरोध कर दिया तो उन्होंने इसके लिए फिर उपाय बताया, तोड़ना तो शुरू कर दिया। अब कैसे? तो उन्होंने कहा कि भारतीयों को अन्य समाजों से निरंतर सीखना चाहिए, जो कि भारतीय संस्कृति की भी विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति की भी विशेषता रही है। भाई जड़ता नहीं आनी चाहिए, निरंतर प्रवाहमान है। संस्कृति क्या है? निरंतर प्रवाहित होने वाली है। संस्कृति निरंतर प्रवाहित होने का नाम है। इसलिए तो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी जुड़ी हुई हैं। विदेशों से भी हमने बहुत सारे शब्दों को एडमिट किया है। बहुत सी परंपराएं, विदेशी परंपराएं भी हैं। विदेशों ने हमारी संस्कृति को भी अडॉप्ट किया है। विदेशों में यज्ञ हवन किए जाते हैं हमारी संस्कृति से प्रेरित होकर। हमारे यहाँ भी अनुशासन को लेकर सिस्टमेटिक हमने जो वेशभूषा है, भाषा है, अंग्रेजी भाषा, ये हमारी सब निरंतर सीखने की प्रक्रिया के तहत ही हमने दूसरे समाजों से, दूसरी संस्कृतियों से सीखा है। निरंतर सीखते रहने से आप जो चीज़ें समयानुकूल नहीं हैं उनको छोड़ते जाएंगे। इसके प्रभाव में समयानुकूल रीति रिवाजों को, परंपराओं को आदमी सीख जाएगा। सीखे जा सकते हैं। तो आप इससे क्या परिणाम होगा कि आपको निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप अपने आप को परिवर्तित करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम आज इतना चेंजेस हो गया। पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, फिर अलग अलग स्कूल हुए। उससे पहले घर पर पढ़ने को दिया जाता था, फिर अलग अलग स्कूल हुए, फिर को एजुकेशन हुई, फिर कॉलेजों में भी साथ पढ़ रहे हैं, आज जॉब्स भी कर रहे हैं साथ, अंतरिक्ष के बाहर भी महिलाएं पुरुष साथ जा रहे हैं। तो वो मानसिकता में क्या हुआ, संकीर्णता में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। ये जो पहले महिलाओं को नहीं पढ़ने देते थे या महिलाओं पुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता था लैंगिक आधार पर, या पुरुषों के ऊपर बाहर की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी, महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी, तो इस तरह की जो संकीर्णता या जो रूढ़िवादिता है, उस रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया गया। आज भी आप देखेंगे कि घर में खाना बनाएंगे, जेंट्स बनाएंगे अगर, तो आप देखेंगे समाज में कई तरह की बातें होने लगती हैं। जबकि वही पुरुष अगर किसी होटल में खाना बना रहा है तो किसी तरह की कोई चर्चा बात नहीं होती है। महिला अगर घर पर खाना नहीं बनाए तो कई तरह की बातें यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो ये हमारी रूढ़िवादिता है। तो इस रूढ़िवादिता या संकीर्णता का विरोध किया सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। हमारा जो 5वां पॉइंट है, जिसको हम मूल्यांकन कह सकते हैं एक तरीके से, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व को किन चीज़ों ने सर्वाधिक प्रभावित किया। इस तरह से हमने देखा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए या सती प्रथा के आधार पर भारतीय महिलाओं या समाज में परिवर्तन लाने का विचार रखा था। मैंने विधवा विवाह के समर्थन का पॉइंट बीच में ही समझा दिया था आपको। विधवा विवाह का समर्थन क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बीच में ही बता दिया कि सती प्रथा के उन्मूलन के आधार पर जो व्यवस्था चालू की गई थी, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, हमारे जो
4 बिंदु पूरे हो चुके हैं। एक बिंदु और था छोटा सा, जिसको हम देख लें एक बार। हालांकि मैंने आपसे उसकी चर्चा पहले कर दी है, लेकिन अगर मैंने आपको उसको अलग लिखा है तो उसको अलग ही आप इंडिकेट कर लें। वो था हमारा विधवा विवाह के विषय में राजा राम मोहन राय का विचार। विधवा विवाह का समर्थन। राजा राम मोहन राय विधवा विवाह का समर्थन करते थे। क्यों करते थे मैंने भी थोड़ा सा स्पष्ट किया है, फिर भी आप ध्यान कर लें। विधवा विवाह महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन का माध्यम बन सकता था तथा यह महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति एक संबल के रूप में सहायक हो सकता था, यानी सहारा दे सकता था। यानी उन्हें भी सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। क्या किसी पुरुष को उसके पत्नी की मृत्यु हो जाने के उपरांत क्या उसे सती प्रथा की तरह उन्हें जलाया जाता था क्या, या जलाया जा सकता था क्या? नहीं, ऐसा कोई परंपरा या ऐसी कोई विशेषता वहाँ दिखाई नहीं देती है। हालांकि हमारे समाज में या भारतीय समाज में पहले राम ने सीता जी का त्याग करने के उपरांत दूसरा विवाह नहीं किया, यानी एक विवाह का हमारे यहाँ सिद्धांत चला करता था। वर्तमान में भी ऐसा ही है हिंदू पद्धति में, लेकिन तलाक हमारे यहाँ था नहीं, इस तरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। लेकिन महिलाओं को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, या महिलाओं की मृत्यु होने पर या पत्नी की मृत्यु होने पर पति को जला दिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किए जाने का समर्थन किया, और सती प्रथा के समाप्त हो जाने से समाज में जो असंतुलन उत्पन्न हो सकता था, या विधवा महिलाओं की स्थिति और भी निम्न हो सकती थी, या विधवाओं की स्थिति को लेकर उस तात्कालिक समय में स्पष्ट कोई नियम नहीं थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि महिलाओं सती प्रथा की समाप्ति पर विधवा महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी। विधवा महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ रही थी। ससुराल वाले भी नहीं रखे, पीहर वाले भी कहे हम भी नहीं रखे, सामाजिक स्थिति में गिरावट आ रही थी। आ भी रही थी। बाद में इसका समर्थन आगे दयानंद सरस्वती ने भी किया है, विधवा विवाह का समर्थन। इसीलिए इसी कारण राजा राम मोहन रॉय के द्वारा विधवा विवाह का समर्थन किया गया।
विधवा विवाह का समर्थन किया गया। जो कि महिला जागृति व अधिकारों का प्रतीक था। आप ये मत मानिए कि ये भी आसान काम रहा, क्योंकि वे महिलाएं जिनकी मानसिकता वर्षों तक ऐसी ही रही है कि पति के भाग्य से ही उसका भाग्य है, पति के जीवन से ही उसका जीवन है, ऐसी महिलाओं को दूसरा विवाह करने के लिए तैयार करना भी अपने आप में कठिन कार्य था। इस राजा राम मोहन रॉय ने इस कठिन कार्य को क्योंकि विधवा महिलाओं की मानसिकता भी अवरोध का काम करती थी। सामाजिक अवरोध भी कम नहीं था। ठीक है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक अवरोध तो था ही था, उन महिलाओं की जो मानसिकता थी वो मानसिकता भी कहीं ना कहीं विधवा विवाह को करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाती थी कि नहीं, हमें दूसरा विवाह नहीं करना है। कुछ महिलाएं अपनी इच्छा से सती हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो मानसिकता है, इसको बदलने का दुष्कर कार्य जो था वो राजा राम मोहन राय ने अपने हाथों में लिया और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आने वाले समय में, आधुनिक समय में या वर्तमान समय में आज विधवा विवाह को किसी भी तरह से दुष्कर या बुरा कार्य नहीं माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज तलाक बड़ा आसान हो गया है, तलाक ले लेते हैं तुरंत छोटी छोटी बातों पर। तो कुछ लोग इसके दुष्प्रभाव से भी उसको जोड़ सकते हैं, यानी विवाह जैसी संस्था को कमज़ोर हो गई है आज के समय में। जितना आसान विवाह करना है उतना ही आसान तलाक लेना है, उतना ही आसान आज किसी को किसी के लिए छोड़ देना हो गया। जब विवाह जैसी संस्था मजबूत थी तो एक बार विवाह होने का मतलब 7 जन्मों तक विवाह ऐसा माना जाता था। उसका परिणाम था कि एडजस्ट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती थी, एडजस्ट करते थे। अब स्वतंत्रता हो गई तो एडजस्ट के नाम पर, एडजस्ट नहीं करने के नाम पर कई विवाह हो रहे हैं, कई तलाक हो रहे हैं। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट ने भी हालांकि विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवाओं को नौकरी देने के लिए अलग से कोटा बना दिया, तलाकशुदाओं को नौकरी देने के लिए अलग से कोटा बना दिया। लेकिन क्या नौकरी मात्र ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। आज भी समाज में सुधार की आवश्यकता है। आज भी समाज सुधार में या महिलाओं के प्रति जो धारणाएं हैं उन धारणाओं में आमूल चूल परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा महिलाओं के स्थिति में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया। विधवाओं की सामाजिक स्थिति में क्या आ गई? गिरावट आ गई। इस गिरावट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? विधवा विवाह का समर्थन कर दिया। राजा राम मोहन राय ने इस कार्य की कठिनता, जो कि महिलाओं की मानसिकता भी किसका काम करती थी? अवरोध का, और सामाजिक अवरोध भी कम नहीं था। फिर भी राजा राम मोहन रॉय ने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए कई विधवा महिलाओं के विवाह करवाए थे और समाज में एक नए वर्ग का उद्भव हो रहा। अभी नया वर्ग बन जाएगा। विधवा महिलाओं का वर्ग तो ऑलरेडी था ही। विधवा महिलाएं होती थी, उनके नियम कायदे होते थे, थोड़े कठोर होते थे, थोड़े अमानवीय होते थे, या थोड़े स्त्री की मर्यादा को भंग करने वाला या उसको कम करने वाले होते थे, ऐसा मान सकते हैं। अब एक नया वर्ग बन रहा है, विधवा विवाह। अब शादी के बाद उसका स्टेटस क्या होगा, उसके लेकर क्या समस्याएं होंगी, इन समस्याओं को लेकर क्या क्या विवाद खड़े हो सकते हैं और उन विवादों का किस तरह से समाधान
किया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि तलाकशुदाओं के वर्ग बढ़ते जा रहे हैं, कई 3-3, 4-4, 2-2 विवाह हो रहे हैं, तो उनका अपना एक वर्ग बन जाता है, उनकी अपनी एक मेंटलिटी हो जाती है, उनकी अपना एक सर्किल डेवलप हो जाता है। लेकिन सभी यहीं सर्वाइव कर रहे हैं इस भारतीय समाज में। आप देख रहे हैं कि अब आगे लिव इन रिलेशनशिप आ रहे हैं, तो ये भी उस सामाजिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, जिसके आधार पर आप अपने सामाजिक स्तर को सुधार सकते हैं। आज भी अगर हम बात करें, ये तो हो गया जितने आपके बिंदु थे, लेकिन अगर आज देखें हम वर्तमान परिस्थितियों में समाज सुधार को लेकर कार्य चल रहे हैं। आज समाज सुधार की आवश्यकताएं अलग हैं। आज की आवश्यकताओं को देखते हुए लिव इन रिलेशनशिप चल रहे हैं। ये भी समाज की आवश्यकताओं को, जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उनको देखते हुए तलाक नहीं हो, इससे बेटर है कि वो लोग अपने साथ रहकर देख ले कि हम एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये आधुनिक समय के सुधार हैं। शायद राजा राम मोहन राय होते तो आज वो भी इनका समर्थन करते या इन ऐसे अधिकारों की मांग करते। और भी कुछ बातें हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से आज अमान्य हैं, लेकिन आने वाले समय में वो काम करेंगी। ये आज समाज सुधार की परिस्थितियां हैं। तो आप इनके प्रति क्या विचार रखते हैं? जब आप समझ पाएंगे कि समाज सुधार उस समय कितना मुश्किल था। अगर आप इनके प्रति स्वतंत्र विचार रखते हैं और उसको लागू करने के लिए समाज में अगर कहीं इन विषयों को उठाएंगे आप, तो आप लोगों की नज़रों का सामना नहीं कर पाएंगे। आज आपको उनकी नज़रों का सामना करने के लिए आप इन विचारों को रखें वहाँ, इस विचार को रखें वहाँ, तो वो लोग आपको बताएंगे कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या पिछड़ापन है, क्या रूढ़िवादिता है, क्या संकीर्णता है। सभी ज्ञान आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये चलन में हैं। इसका मतलब समाज जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसका विरोध भी करें, क्योंकि समाज को जैसे लोग, समाज आप लोगों से बन रहा है। आप लोग जैसे जैसे जिन जिन मुद्दों के प्रति समर्थन रखते हैं, वे अगर समाज के बूढ़े बड़ों को पसंद नहीं है, फिर भी आप चाह रहे हैं, तो आप समाज सुधार करना चाह रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय को भी ऐसे ही विरोधों का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया होगा। तो इसलिए ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए। और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका पालन आप करने की कोशिश करेंगे, तो एक समाज का एक वर्ग या आपके घर में भी इस बात का विरोध किया जा सकता है। किसी टाइम था जब इसका भी विरोध होता था। ये आज इतना प्रभावी नहीं है। सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। आप खुद के विचार इन विषयों पर जब रखेंगे और उनको लागू करने का प्रयास करेंगे, तब आप वो फील कर पाएंगे कि राजा राम मोहन रॉय को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इन सामाजिक सुधारों को करने के लिए। ठीक है, अगर वर्तमान में हम जब इनका मूल्यांकन करेंगे तब देखेंगे और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन राजा राम मोहन रॉय इनके संबंध में वही विचार रखते जो आज आपको या एक समाज के बड़े वर्ग को मान्य नहीं हैं। आने वाले समय में हो सकता है मान्य हो जाएं, लेकिन आज के प्रचलित समय में इन दोनों को लेकर ज़्यादा अच्छे विचार नहीं हैं। इसलिए मूवियाँ बन चुकी हैं इन पर ज़्यादा बनी है। ठीक है, अभी आपने देखे होंगे लॉकडाउन के दौरान, तो आप ध्यान रखें। मेरा ये जो विषय था वो स्पष्ट कर दिया है मैंने अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास किया एग्जाम्पल से। आप उसको और इम्प्रूव करें और अच्छा लिख सकते हैं। अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें, वोकेबलरी का अच्छा प्रयोग करें और अपने विचारों को, आपके जो विचार हैं उनको अपने तर्क के साथ लिखें।
आपका क्या लॉजिक है इन विषयों को लेकर, उन विषयों को लेकर, इसको स्पष्ट करें और राजा राम मोहन राय की मानसिकता से जोड़ने का प्रयास करें। तो आपका जो उत्तर है वो बेटर से बेस्ट होने की संभावना रहेगी और अच्छे नंबर आप लिख पाएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक विचारों को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।